स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास पढ़ने चल रहे हैं। आज का टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे, देखिए सिलेबस टू सिलेबस पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट एकदम हम लोग चलेंगे। लेखपाल सेवा नियमावली के बारे में जानेंगे, लेखपाल के कार्य के बारे में आज जानेंगे, लेखपाल के बारे में भी जानेंगे, थोड़ा सा उसका इतिहास भी जानेंगे, राजस्व विभाग और राजस्व परिषद के बारे में जानेंगे, राजस्व अनुभाग और उनके कार्य को देखेंगे। राजस्व अनुभाग 1, 2 करके 14, 15, 16, 17 जो अनुभाग हैं, 19 उनके बारे में जो महत्वपूर्ण अनुभाग हैं उनके कार्यों को जानेंगे। चकबंदी निदेशालय के बारे में हम लोग जानेंगे, चकबंदी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आज का टॉपिक इतना ही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने लेखपाल दिख रहा है। लेखपाल को पटवारी भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पटवारी शब्द यानी पटवारी जो पद है, इसका जो सृजन किया गया सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। बाद में चौधरी चरण सिंह की सरकार में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? लेखपाल। किसके समय में? चौधरी चरण सिंह की जब सरकार आई तब इसका नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह की जब सरकार आई तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? लेखपाल कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेखपाल यानी पटवारी, शेरशाह सूरी के समय में पटवारी जो पद है सृजन किया गया। लेखपाल जो नाम दिया गया पटवारी को वो चौधरी चरण सिंह की सरकार में दिया गया, ठीक है। लेखपाल होता कौन है ये सबसे पहले देख लीजिए। ग्राम स्तर का सरकारी कर्मचारी होता है। क्या होता है? सरकारी कर्मचारी होता है, ठीक। ग्राम स्तर का सरकारी कर्मचारी होता है। इसके अधीन एक या अधिकतम 2 गांव आते हैं, 1 या 2 गांव इसके अधीन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहीं पे एक बात और बता देते हैं, वो ध्यान रखिएगा कि 1906 तक लेखपाल का जो भुगतान होता था वो ग्राम द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? ग्राम के द्वारा किया जाता था। कब तक? 1906 तक जो भुगतान लेखपाल यानी पटवारी के लिए होता था किसके द्वारा किया जाता था? ग्राम द्वारा किया जाता था। लेकिन अब इसका जो भुगतान यानी वेतन दिया जाता है उसके किसके द्वारा दिया जाता है? सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। लेखपाल जो है इसके लिए एक सेवा नियमावली जो नवीनतम है वो है लेखपाल सेवा नियमावली 2015। इसके पहले 2006 थी, ठीक है। इसी में इसको समूह ग की भर्ती बताया गया है। क्या बताया गया है? समूह ग की भर्ती बताया गया। और इसी में इसकी सर्विस से संबंधित सभी चीजें हैं, चाहे वो ज्येष्ठता हो यानी सीनियरिटी से संबंधित चीजें हो या इसके पूरे सर्विस के बारे में लेखपाल सेवा नियमावली 2015 में बताया गया है। अच्छा, अगर पूछा जाता है कि लेखपाल का उल्लेख आपको कहां मिलता है तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। लेखपाल का वर्णन कहां मिलता है? फिर से यहां पे 23 लिख दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में लेखपाल का वर्णन मिलता है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, से लेखपाल जो सेवा नियमावली है इसमें इसके बारे सर्विस के बारे में सब कुछ है। वेतन क्या मिलेगा, कौन सी भर्ती है, कैसे होगा, इसकी एज क्या होगी, 18 से 40 वर्ष होगी, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। लेकिन लेखपाल के जो कार्यों का विवरण है, लेखपाल का जो कार्य है, लेखपाल के कार्यों का विवरण कहां मिलता है ये भी पूछा जाता है। कार्यों का विवरण कहां मिलता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये मिलता है लैंड मैनुअल रिकॉर्ड में। किसमें? लैंड मैनुअल रिकॉर्ड में, ठीक है। आपको ये लिख लेना है, बाकी डिटेल अभी आगे आपको देते रहेंगे। तो लेखपाल के कार्यों का जो विवरण मिलता है लैंड मैनुअल रिकॉर्ड में मिलता है। अब यहीं पे एक चीज देख लीजिए कि जो लेखपाल होता है इसका जो ट्रांसफर किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सहायक कलेक्टर द्वारा। इसका सहायक कलेक्टर, ठीक, या परगना अधिकारी द्वारा इसका जो है ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? सहायक कलेक्टर या परगना अधिकारी द्वारा इसका ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन अगर जो इसका ट्रांसफर करना है वो अंतर जनपदीय है, मतलब जनपद के बाहर करना है, दूसरे जनपद में जाना है, अंतर जनपदीय है, तो इसका जो ट्रांसफर किया जाएगा वो मंडलायुक्त की देख रेख में किया जाएगा। मतलब मंडलायुक्त को इसकी पूरी सूचना देनी होगी और
क्या होगा, मंडलायुक्त इसके लिए क्या करेगा, मंडलायुक्त संस्तुति देगा। ठीक है, मतलब लेखपाल के कार्यों का विवरण कहां हो गया, लैंड मैनुअल रिकॉर्ड में। ट्रांसफर कौन करता है, सहायक कलेक्टर या परगना अधिकारी करता है। अंतर जनपदीय होना है तो मंडलायुक्त की देखरेख में किया जाएगा। हालांकि जिले में ही ट्रांसफर करना है तो सीधे सहायक कलेक्टर या परगना अधिकारी कर सकता है। ठीक है, चलिए लेखपाल जो होता है मेन कार्य अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके, लेकिन लेखपाल जो होता है मेन कार्य जो होता है वो क्या करता है, गांव जाकर खेत का निरीक्षण करता है। क्या करता है, गांव जाकर खेत का निरीक्षण करता है। जो खेत का निरीक्षण करता है उसको कहते हैं पड़ताल। ये शब्द याद रखिएगा। जो क्या होता है, लेखपाल होता है गांव जाकर, मेन काम उसका यही है कि गांव जाकर खेतों का निरीक्षण करे, उसको पड़ताल कहते हैं। जो गांव जाकर खेतों का निरीक्षण करता है वो एक वर्ष में है 3 बार करता है। कब कब करता है, पहला करता है खरीफ में, जब खरीफ की फसल होती है तब करता है। खरीफ की जो पड़ताल होती है, निरीक्षण होती है, वो जो शुरू होती है वो 10 अगस्त से लगभग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार जाता है रबी के समय में, जब रबी फसल होती है तब उसको पड़ताल करना होता है, जो कि 1 जनवरी से लगभग प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे जायद के समय में वो जाता है और पड़ताल करता है। ये शुरू होती है 1 मई से। तो जो पड़ताल होती है लेखपाल की वो क्या होती है, 1 वर्ष में 3 बार होती है। हालांकि सच्चाई देखी जाए तो लेखपाल बहुत कम खेतों में जाते हैं, लेकिन जो सच्चाई है खरीफ में 10 अगस्त से पड़ताल शुरू होगी, रबी जो है वो 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी, जायद की जो पड़ताल है वो 1 मई से शुरू होगी। क्योंकि 1 वर्ष में कितनी बार पड़ताल करेगा लेखपाल जाकर, 3 बार गांव जाकर उसको पड़ताल करना जरूरी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहीं पे आपको बता देते हैं, जो लेखपाल होते हैं 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, 2 तरीके के लेखपाल, आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहीं पे देख लीजिए। पहला जो लेखपाल होता है उसको बोलते हैं राजस्व लेखपाल। ठीक है, क्या बोलते हैं, राजस्व लेखपाल, जिसका पद अभी आने वाला है। ठीक है, उसको बोलते हैं राजस्व लेखपाल। ठीक है, दूसरे होते हैं चकबंदी लेखपाल। ठीक है, क्या होते हैं, चकबंदी लेखपाल। ठीक है, जो राजस्व लेखपाल होता है वो जिलाधिकारी के अधीन होता है, मतलब जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, उसका जिलाधिकारी। ठीक है, और जो चकबंदी लेखपाल होता है उसके लिए सबसे सर्वोच्च जो अधिकारी है वो क्या है, चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चकबंदी आयुक्त, चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है, राजस्व लेखपाल जिलाधिकारी के अधीन होता है। ठीक है, सभी पॉइंट समझ में आ गए। तो लेखपाल कार्य का विवरण कहां पे है, लैंड मैनुअल रिकॉर्ड में। इसकी सर्विस के बारे में लेखपाल सेवा नियमावली 2015 में है, जो समूह ग की भर्ती बताई गई है। इसके भर्ती करने की प्रक्रिया वगैरह के बारे में सारी चीजें बताई गई है। ट्रांसफर सहायक कलेक्टर द्वारा किया जाएगा या परगना अधिकारी, लेकिन अंतर जनपदी करना है तो मंडल आयुक्त की देखरेख में होगा। जो लेखपाल गांव जाकर खेत का निरीक्षण करते हैं उसको पड़ताल बोलते हैं, 1 वर्ष में 3 बार, खरीफ, रबी और जायद में। लेखपाल जो पद है 2 तरीके के लेखपाल होते हैं, राजस्व लेखपाल, चकबंदी आयुक्त। हालांकि इनका जो जिलाधिकारी तक या पूरा ऊपर तक बताएंगे हम आपको किस तरह से इनका प्रमोशन और वो दिखता है, इनके अधिकारी कौन होते हैं। ठीक है, सब कुछ दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अगला पॉइंट, लेखपाल के कार्य को हम देखेंगे। चलिए आपके सामने लेखपाल के कार्य एक एक आते जाएंगे, ज्यादा लिखना ना पड़े इसलिए हमने लिख के रखा है, दिखाते हैं आपको। पहला कार्य देखिए, तहसीलदार द्वारा निर्धारित की गई तिथि पर प्रत्येक मास यानी महीने में लेखपाल तहसील में उपस्थित होंगे। पहला कार्य इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तहसीलदार द्वारा निर्धारित की गई तिथि पर प्रत्येक मास में लेखपाल तहसील में उपस्थित होंगे। दूसरा कार्य देखते हैं, तहसील में उपस्थिति के अवसर पर लेखपाल जो ट्रांसफरेबल अधिकार वाले भूमिधर द्वारा अंतरित किए गए सभी अविवादित मामलों और समर्पण मामलों की रिपोर्ट रजिस्ट्रार कानूनगो को देंगे। इसका यह मतलब हुआ, फिर से ध्यान से पहले पढ़ लीजिए फिर आपको मतलब समझाते हैं। तहसील में उपस्थिति के अवसर पर लेखपाल ट्रांसफरेबल अधिकार वाले भूमिधर, ट्रांसफरेबल का यहां पे इतना मतलब हुआ जिसकी चल अचल संपत्ति है उसकी ट्रांसफर करने की बात कर रहा है, किसी दूसरे को देने की बात कर रहा है, किसके ऊपर ट्रांसफर करना चाहता है। आनुवांशिक रूप से होता है, उसे बाद में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो एक इसके लिए एक्ट भी बनाया गया था, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। यहां पे चाहे तो आप लिख लीजिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट,
ठीक है, ये भी एक बनाया गया था ट्रांसफरेबल। तो ट्रांसफरेबल अधिकार वाले भूमिधर द्वारा अंतरित किए गए अविवादित मामले और समर्पण मामलों की रिपोर्ट किसको देंगे? रजिस्ट्रार कानूनगो को देंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट क्या है कार्य में? किसी आपदा जैसे बाढ़, सूखा, ओला, पाला, फसल रोग, मनुष्य या पशुओं में भयंकर संक्रामक रोग जो फैलने वाले रोग होते हैं, घर या फसल में भयंकर आग लगने के पश्चात लेखपाल रजिस्ट्रार कानूनगो को एक रिपोर्ट देंगे। अगर सुपरवाइजर कानूनगो पड़ोस में है तो उन्हें सूचित करेंगे, ठीक है, नहीं तो रजिस्ट्रार कानूनगो को देंगे। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना। यदि किसी आपदा जैसे बाढ़ हो, सूखा पड़ा हो, ओला पाला, फसल रोग हो, मनुष्य या पशु में कोई भयंकर संक्रामक रोग गांव में फैला हुआ है, घर या किसी फसल में आग लग गई है, तो उसके पश्चात जो है लेखपाल रजिस्ट्रार कानूनगो को एक रिपोर्ट देंगे। अगर सुपरवाइजर कानूनगो पड़ोस में है तो उनको सूचित करेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर, पशुओं के संक्रामक रोग फैलने पर वह ऐसी रिपोर्ट जो है किसको देंगे? पशु चिकित्सा विभाग को देंगे। अगर पशुओं में कोई संक्रामक रोग फैला हुआ है तो लेखपाल क्या करेगा? पशु चिकित्सा विभाग को रिपोर्ट देगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, जब कभी सुपरवाइजर कानूनगो लेखपाल के हलके में जाए यानी उसके गांव में जाए तो लेखपाल उन्हें रिपोर्ट करेंगे, मतलब लेखपाल पहुंचेगा और उन्हें रिपोर्ट करेगा, ठीक है। प्रत्येक लेखपाल अपने हलके की समस्त भूमि प्रबंधन समिति का पदेन मंत्री होता है। अतः लेखपाल को भूमि प्रबंधक समिति के निर्देश में समिति संबंधी कार्य भी करने होते हैं, ठीक है। जो उसका हलका होता है उसमें भूमि प्रबंधक समिति बनी होती है जिसका लेखपाल पदेन मंत्री होता है। तो भूमि प्रबंधक जो समिति होती है उसके जो निर्देश होते हैं, उसके जो कार्य होते हैं वो सब लेखपाल को करने होते हैं। ऐसे चकबंदी लेखपाल के लिए जो है वो अलग से व्यवस्था होती है, उनके लिए जो है चकबंदी समिति गठित की जाती है। जो राजस्व लेखपाल है उसके लिए भूमि प्रबंधक समिति गठित की जाती है जिसका पदेन मंत्री होता है, उसका भी कार्य करता है, ठीक है। अगला, लेखपाल ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण के सभी मामले, अतिक्रमण मतलब जबरदस्ती कोई कब्जा कर ले, दुरुपयोग उसका कर रहा हो, तो लेखपाल ग्राम पंचायत की जो भूमि होती है, अभी ग्राम पंचायत और ग्राम सभा वगैरह के बारे में बताएंगे, तो ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण के सभी मामले और ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति के सभी मामलों की रिपोर्ट जो है किसको देगा? कलेक्टर को देगा, ठीक है। अगला पॉइंट, लेखपाल को लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा 25 में वर्णित नक्शा, खसरा, खतौनी, दिनचर्या बही, सीमा द्योतक चिन्हों की सूची तथा अन्य कार्य को भी तैयार करना पड़ता है और उन्हें रखना पड़ता है। हालांकि इन नक्शा, खसरा, खतौनी ये सब के बारे में अलग से वीडियो हम बना के आप अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। तो ये सब लेखपाल के कार्य हो गए। लेखपाल का लास्ट कार्य ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लैंड मैनुअल रिकॉर्ड में पैरा 25 में वर्णित नक्शा, खसरा, खतौनी, दिनचर्या बही और सीमा द्योतक चिन्हों की सूची तथा अन्य कार्य को तैयार करना पड़ता है और उन्हें अपने पास रखना पड़ता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, राजस्व विभाग के बारे में। राजस्व विभाग जो है वो राजस्व सचिव के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। राजस्व सचिव के अंतर्गत इसके इस समय जो हेड है सीधे सीएम है, मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ राजस्व विभाग के हेड हैं। इसमें राजस्व सचिव के अंतर्गत 5 विभाग कार्य करते हैं, 5 आप कह सकते हैं विभागाध्यक्ष होते हैं, जिसमें पहला होता है राजस्व परिषद। क्या होता है? राजस्व परिषद, ठीक है। दूसरा होता है चकबंदी आयुक्त। क्या होता है? चकबंदी आयुक्त होता है, ठीक है, चकबंदी आयुक्त होता है। उसके बाद अगला जो आयुक्त होता है वो होता है राहत आयुक्त। राहत आयुक्त, ठीक है, राहत आयुक्त, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है निदेशक। निदेशक कौन होता है? उत्तर प्रदेश भूमि अपर्याप्त का अध्याप्त का होता है। और 5वें नंबर पर आता है प्रमुख संपादक, ठीक है, प्रमुख संपादक गजेटियर, जिला गजेटियर इसको बोलते हैं, ठीक है, जिला गजेटियर, ठीक। तो 5 विभागाध्यक्ष होते हैं राजस्व सचिव के अंतर्गत राजस्व विभाग के। पहला राजस्व परिषद, दूसरा चकबंदी आयुक्त, तीसरा राहत आयुक्त
और चौथा जो होता है वो निदेशक होता है भूमि अध्याप्त उत्तर प्रदेश का, और पांचवा होता है प्रमुख संपादक जिसको जिला गजेटियर बोलते हैं। राजस्व विभाग का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। कहां पे है? लखनऊ में, यानी एलक्यू में है। सीएम सीधे इसको देखते हैं, राजस्व सचिव के अधीन है ये, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं जो राजस्व परिषद है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। राजस्व जो परिषद है गुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था है। मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था है। तो ध्यान रखिएगा, मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था है, न्यायिक कार्यों की मालगुजारी से संबंधित, ठीक है। राजस्व परिषद की जो स्थापना हुई है वो 1831 में इलाहाबाद में हुई। कहां पे? इलाहाबाद, अब प्रयागराज। 1831 में राजस्व परिषद की स्थापना हुई, ठीक है। राजस्व परिषद जो है, जो राजस्व न्यायालय है उसमें सबसे शीर्ष है। यहां पे आप लिख लीजिए, राजस्व परिषद जो है राजस्व न्यायालयों में शीर्ष है। राजस्व न्यायालय, ठीक, में शीर्ष है। यानी जो राजस्व परिषद का निर्णय होगा वो सभी राजस्व न्यायालय के लिए बाध्यकारी होगा, जैसे उच्च न्यायालय का निर्णय होता है। सभी राजस्व न्यायालय के लिए क्या होगा? बाध्यकारी होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो राजस्व परिषद के दो भाग अब हम लोग कर लेते हैं और समझ लेते हैं। राजस्व परिषद के दो भाग हम लोग कर लेते हैं। पहला भाग है प्रशासनिक, और दूसरा जो इसका भाग है वो है न्यायिक, ठीक। तो प्रशासनिक और न्यायिक क्या है ये समझ लीजिए। प्रशासनिक कार्यों में ये जो देखता है वो देखता है बंदोबस्त के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? बंदोबस्त यानी सेटलमेंट की बात की जा रही है। और भू अभिलेखों का रख रखाव, किसका? भू अभिलेखों का रख रखाव, ये प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आ रहा है। पहला बंदोबस्त, दूसरा भू अभिलेखों का रख रखाव, ठीक है। इसी के अंतर्गत भूमि अर्जन भी आता है। क्या आता है? भूमि अर्जन के बारे में भी प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आता है। मालगुजारी भी इसी के अधीन आता है, ठीक है, मालगुजारी भी आता है। हालांकि जो मालगुजारी से संबंधित विवाद होंगे वो न्यायिक में जाएंगे, ठीक है। मालगुजारी से संबंधित या जो भी देयताएं हैं उनकी वसूली से संबंधित जो कार्य होंगे वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? प्रशासनिक परिषद के अंतर्गत आएंगे। न्यायिक कार्यों में वो क्या देखता है? जैसे अपीलीय देखता है, निगरानी से संबंधित और पुनरावलोकन से संबंधित कार्य जो है वो न्यायिक विभाग देखता है। अब राजस्व परिषद का जो मुख्यालय है कहां पे है? 1831 में स्थापित हुआ था, मैंने बताया आपको, इलाहाबाद में, तब से वहीं पे था। लेकिन 1947 में जो प्रशासनिक शाखा है राजस्व परिषद की, 1947-48 में जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद इसकी जो ब्रांच है उसको लखनऊ लाया गया इलाहाबाद से, ठीक है। कहां लाया गया? लखनऊ। किसका? प्रशासनिक जो शाखा है राजस्व परिषद की उसकी, जबकि राजस्व परिषद की जो न्यायिक शाखा है उसको इलाहाबाद में ही क्या रखा गया? बरकरार रखा गया। इलाहाबाद या वर्तमान में आप इसको प्रयागराज कर लीजिए, न्यायिक कार्यों की रही, ठीक है। राजस्व परिषद की स्थापना 1831 इलाहाबाद में हुई, लेकिन राजस्व परिषद के जब दो भाग हुए, प्रशासनिक और न्यायिक, तो प्रशासनिक जो शाखा है उसका मुख्यालय लखनऊ कर दिया गया और न्यायिक कार्यों की जो शाखा है उसका जो मुख्यालय है उसको कहां बरकरार रखा गया? इलाहाबाद में ही रखा गया, ठीक है। अब देखिए जो राजस्व परिषद होता है, यहां पे हम फिर से समझा रहे हैं, राजस्व परिषद जो होता है परिषद, ठीक है, इसके अगर हम थोड़ा सा संरचना को देखना चाहें, इसमें एक अध्यक्ष होता है। इस समय मुकुल सिंघल इसके अध्यक्ष हैं। तो एक अध्यक्ष होता है और 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं, ठीक। कितने? 7 न्यायिक सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। न्यायिक सदस्य कितने? 7 न्यायिक सदस्य।
और 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है मंडलायुक्त। मंडलायुक्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मंडलायुक्त आता है। मंडलायुक्त की सहायता के लिए एक अपर मंडलायुक्त भी साथ में होता है, अपर मंडलायुक्त। ठीक, मंडलायुक्त जो मंडलायुक्त के अधीन होता है। ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे जो क्रम आता है वो जिलाधिकारी का आता है। जिला अधिकारी की भी सहायता के लिए एक अधिकारी होता है जिसे अपर जिलाधिकारी कहते हैं, अपर जिलाधिकारी कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, जिलाधिकारी कहते हैं। ठीक है, तो मंडलायुक्त के अधीन अपर मंडलायुक्त, उसके बाद जिलाधिकारी, उसके नीचे आता है अपर जिलाधिकारी। ये जिलाधिकारी की सहायता के लिए है, अपर मंडलायुक्त मंडलायुक्त की सहायता के लिए है। उसके बाद जिलाधिकारी के अधीन आता है उप जिलाधिकारी, उप जिला अधिकारी। ठीक, उप जिला अधिकारी के नीचे कौन आता है? तो तहसीलदार आता है। कौन आता है? तहसीलदार। ठीक है, तहसीलदार आता है, तहसील में बड़ी की मात्रा होगी, तहसीलदार आता है। तहसीलदार के नीचे जो आता है वो होता है नायब तहसीलदार। कौन आता है? नायब तहसीलदार आता है। ठीक है, तहसीलदार के अधीन कौन आता है आपसे पूछा जाए तो राजस्व निरीक्षक आता है। कौन आता है? राजस्व निरीक्षक आता है। राजस्व निरीक्षक को ही कानून को बोल देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और राजस्व निरीक्षक के अधीन आता है लेखपाल। ठीक है, अगर यही लेखपाल चकबंदी होता तो चकबंदी आयुक्त उससे शुरू होता, उसकी बात बाद में हम लोग करेंगे। राजस्व निरीक्षक मतलब जो राजस्व लेखपाल है उसका है। तो राजस्व परिषद का एक अध्यक्ष होगा, मुकुल सिंघल है। 2 प्रशासनिक सदस्य होंगे, 7 न्यायिक सदस्य होंगे, जिसमें मंडलायुक्त, उनकी सहायता के लिए अपर मंडलायुक्त, फिर जिलाधिकारी, फिर उप जिलाधिकारी, फिर तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, फिर राजस्व निरीक्षक और फिर लेखपाल आएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया राजस्व विभाग का। ठीक है, जो न्यायिक सदस्य होते हैं वो न्यायिक सदस्य का मेन काम होता है कि जो राजस्व विवाद होते हैं उनका निपटारा करते हैं। राजस्व न्यायिक सदस्य क्या करते हैं? राजस्व विवाद का निपटारा करने का काम करते हैं। ठीक, अभी हम लोग राजस्व न्यायालय के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहां समझ लीजिए जो 7 न्यायिक सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? राजस्व विवाद का निपटारा करने का काम करते हैं। राजस्व परिषद का गठन फिर से देख लीजिए फटाफट एक बार। राजस्व परिषद राजस्व विभाग के अंतर्गत एक शाखा है। राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी 1831 इलाहाबाद में। इसका मेन काम है मालगुजारी करना। न्यायिक कार्य भी देखता है, मालगुजारी करना भी काम है प्रशासनिक की तरफ, और न्यायिक कार्य। तो राजस्व परिषद का जो मेन काम है, ये ध्यान रखना है, 2 भागों में बटा हुआ है, एक प्रशासनिक और दूसरा न्यायिक। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये प्रशासनिक काम है, जैसे बंदोबस्त यानी सेटलमेंट, भू अभिलेख का रख रखाव, भूमि अर्जन और मालगुजारी। न्यायिक कार्यों में अपीली, निगरानी और पुनरावलोकन। जो न्यायिक परिषद, जो न्यायिक शाखा है वो इलाहाबाद में है, जो प्रशासनिक शाखा है वो लखनऊ में 47-48 में आ गई थी। ठीक है, जो न्यायिक शाखा है उसका जो निर्णय है वो सभी राजस्व न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होता है। राजस्व परिषद का जो निर्णय होगा, ठीक है, सभी राजस्व न्यायालयों के लिए क्या है? बाध्यकारी है, जैसे उच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं और अगला देखते हैं राजस्व न्यायालय के बारे में। जो राजस्व न्यायालय है, अगर हम देखें इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में कुल लगभग 2651 राजस्व न्यायालय हैं। ठीक, राजस्व न्यायालय हैं। राजस्व न्यायालयों में जो सर्वोच्च न्यायालय है, मैंने बताया था राजस्व परिषद है, राजस्व परिषद है, और ये सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च। ठीक, और सबसे निम्नतम है, या आप कह सकते हैं सबसे जो निचला न्यायालय है वो है नायब तहसीलदार का न्यायालय। नायब तहसीलदार का न्यायालय है, जो क्या है? सबसे निचला न्यायालय है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो जो राजस्व न्यायालय है इनका काम भी जो है वो क्या कर दिया गया है? कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है, कंप्यूटराइज कर दिया गया है। ठीक है, इसका जो संचालन या प्रबंधन आप कह सकते हैं वो एनआईसी द्वारा किया जाता है। राजस्व न्यायालय से संबंधित जो मुख्य विषय हैं उनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। इसमें मेन जो होता है वो क्या होता है? नामांतरण होता है। नामांतरण का मतलब हुआ, यहां पे आप लिख लीजिएगा, दाखिल खारिज। बाद में इसको दाखिल खारिज को हम समझाएंगे आपको अगले वीडियो में डिटेल में। दाखिल खारिज से संबंधित चीजों को मुख्य विषय है इसका। अगला मुख्य विषय जो है जमीन पर मालिकाना हक
की घोषणा से संबंधित मुकदमे, से संबंधित लिख दीजिएगा मुकदमे, ठीक है, से संबंधित मुकदमे, जमीन पर मालिकाना हक की घोषणा से संबंधित मुकदमे देखता है, ठीक है। और क्या करता है, मेड़बंदी को देखता है, मेड़बंदी, मेड़बंदी से संबंधित कोई मामला आ गया एवं पैमाइश से संबंधित कोई मामला आ गया तो ये कौन देखता है, राजस्व न्यायालय देखेगा। बंटवारा संबंधी विवाद को भी देखता है, कहीं भी बंटवारा होना है, बंटवारा संबंधी जो विवाद होंगे वो कौन देखता है, राजस्व न्यायालय देखता है, ठीक है। भूमि की नीलामी अगर कोई होनी है उससे संबंधित जो मामले होंगे उसको भी राजस्व न्यायालय देखेगा। अच्छा, एक चीज और देखता है, ग्राम सभा जो है, बाद में बताएंगे क्या होती है, ग्राम सभा की जो भूमि है उसको सुरक्षित करने का काम भी राजस्व न्यायालय करता है। ये सब काम देखता है, जैसे नामांतरण का काम देखता है, दाखिल खारिज से संबंधित कोई विवाद है या क्या है, सही है कि गलत है, सब कुछ देखता है। जमीन पर मालिकाना हक की घोषणा से मुकदमे देखता है, मेड़बंदी एवं पैमाइश भी देखता है, बंटवारा संबंधी देखता है, नीलामी देखता है, ग्राम सभा की जो जमीनें हैं उसको सुरक्षित रखने का काम भी करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, राजस्व विभाग कई योजनाएं भी चलाता है, उनका भी वर्णन हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं एक एक पॉइंट, चकबंदी निदेशालय के बारे में। सबसे पहले चकबंदी समझ लीजिए। खैर, चकबंदी का इतना ही मतलब होता है पुनर्नियोजित करना, किसानों की सहायता के लिए पुनर्नियोजित कर दिया जाता है। तो चकबंदी के बारे में अगर थोड़ा सा आप जानना चाहते हैं जो पेपर में आएगा, सबसे पहले ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी योजना की शुरुआत की गई थी वो 1954 में की गई थी। 1954 में क्या हुआ, मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील, कौन सी, मुजफ्फर नगर की कैराना तहसील, कैराना तहसील, ठीक, मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील और सुल्तानपुर जिले की, सुल्तानपुर जहां मेरा घर है, सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील से, मुसाफिर खाना तहसील से किसकी शुरुआत की गई, चकबंदी, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना लागू की गई या चकबंदी की शुरुआत की गई। जब ये सफल हो गई उसके बाद 1958 में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि चकबंदी योजना लागू कर दी पूरे प्रदेश में। चकबंदी योजना क्या करी, पूरे प्रदेश में लागू कर दी। कब, 1958 में। सबसे पहले क्या किया, 1954 में मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील और सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना तहसील में, किसके लिए, देखने के लिए कि सफल है कि नहीं। उसके बाद 1958 में जब सफल दिखा तो चकबंदी योजना पूरे प्रदेश में लागू कर दी। इसके लिए एक चकबंदी आयुक्त बनाए गए, चकबंदी आयुक्त बनाए गए। इसी के अधीन आगे चलता हुआ चकबंदी आयुक्त बना, उसके बाद बनते हैं उप संचालक चकबंदी, संचालक चकबंदी, उसके बाद सहायक संचालक चकबंदी, बंदोबस्त अधिकारी और चकबंदी लेखपाल वगैरह आते गए। तो ये चकबंदी का है, ठीक है। चकबंदी निदेशालय लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा। चकबंदी के लिए एक जो समिति गठित की जाती है उसको चकबंदी समिति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, चकबंदी समिति के नाम से जानते हैं। इसमें कम से कम 5 सदस्य होते हैं और अधिकतम जो है वो 11 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ अधिकारी भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसमें चकबंदी जो समिति होती है न्यूनतम 5 और अधिकतम 11 सदस्य होते हैं। हालांकि चकबंदी के बारे में बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि राजस्व लेखपाल है, लेकिन इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब आता है राजस्व परिषद के अनुभाग के बारे में। कुल अनुभागों की जो संख्या है 19 है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है राजस्व अनुभाग 1। इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण है, मतलब जो अनुभाग है देखता क्या है। देखिए, राजस्व अनुभाग 1 जो है वो जमींदारी उन्मूलन का कार्य देखता है। कहने का, जमींदारी का मतलब होता है कि जो खेत का मालिक होता है वो असली मालिक नहीं होता, किसी और कोई और उसका मालिक होता है उसकी जमीन का, ठीक है। उसी का उन्मूलन करने के लिए जमींदारी उन्मूलन का कार्यक्रम जो देखता है अनुभाग राजस्व परिषद का अनुभाग 1 देखता है। दूसरा महत्वपूर्ण क्या देखता है, भूमि व्यवस्था लागू करने का काम पूरी तरह अनुभाग 1 देखता है। अब बात आती है अनुभाग 2 की, देखते हैं अनुभाग 2 में क्या कार्य होता है। सब अलग अलग कार्यों में बटे हुए हैं। अनुभाग 2 का जो पहला कार्य आपको दिख रहा है, ग्राम पंचायत में निहित भूमि तथा अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। ग्राम पंचायत में जो निहित भूमि है और अन्य संपत्तियां हैं उससे संबंधित कार्य यहां देखे जाते हैं अनुभाग 2 में।
वृक्षारोपण, ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण से संबंधित कार्य जो है अनुभाग 2 द्वारा देखे जाते हैं। ऊसर बंजर निष्प्रयोज भूमि के आवंटन, निष्प्रयोज मतलब जो भूमि प्रयोग में न लाई जा सकती हो उसके आवंटन तथा उससे संबंधित कार्यों को देखते हैं, ताकि बंजर भूमि को सही किया जा सके, जो निष्प्रयोज भूमि है उसको प्रयोग में लाया जा सके। इसके आवंटन के लिए और उससे संबंधित कार्यों को देखने का काम करते हैं। ग्राम सभाओं के हाट, बाजार, मेलों, तालाबों, पोखरों और जल प्रणालियों से होने वाले आय व्यय संबंधी विवरण जो रखता है वो अनुभाग 2 ही रखता है। ये आपको ध्यान से पढ़ना होगा, लिख के याद कर लीजिएगा। ग्राम सभा द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने, ग्राम सभा अगर कोई प्रधान जो है वो या ग्राम सभा द्वारा कोई भूमि किसी को आवंटित की जाती है तो उसको कब्जा दिलाने से संबंधित जो भी शिकायत होगा, मान लो कोई कब्जा नहीं लेने दे रहा है, मान लीजिए मेरे कब्जे में किसी को भूमि आवंटित हो गई तो उसको मैं कब्जा नहीं करने दे रहा हूं, अगर उससे संबंधित शिकायतों को जो देखता है वो अनुभाग 2 देखता है। भूमि प्रबंधक जो समिति हमने बताया था, जिसका पदेन मंत्री लेखपाल होता है, इसका लेखपाल कौन होता है? लेखपाल होता है, ठीक, लेखपाल इसका पदेन मंत्री होता है। तो भूमि प्रबंधक जो समिति है उसका कार्य और उन पर नियंत्रण का कार्य कौन करता है? अनुभाग 2 करता है। तो हमने अनुभाग 1 देख लिया और अनुभाग 2 देख लिया। अनुभाग 1 में जमींदारी उन्मूलन और भू व्यवस्था, अनुभाग 2 में वृक्षारोपण से संबंधित कार्य इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और निष्प्रयोज वाला ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जल प्रणाली, तालाब, पोखरा, मेला, बाजार, हाट, इससे आय व्यय से संबंधित कार्य को देखता है। ग्राम पंचायत में जो निहित भूमि है अन्य संपत्ति से कार्य किए जाते हैं, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए, भूमि प्रबंधक जो समिति होती है उनका कार्य और उन पर नियंत्रण करने का काम भी अनुभाग 2 करता है। अब आते हैं अनुभाग 3 में। अनुभाग 3 कोई विशेष कार्य नहीं है, जितने भी अनुभाग हैं उनके सबके अधिष्ठान से संबंधित या कोई आयोजन है उससे संबंधित कार्य को देखता है। तो सीधे अनुभाग 4 पे चलते हैं। राजस्व जो परिषद एवं जिलों में भू अभिलेख के सुदृढ़ीकरण, भू जो अभिलेख होता है उसका सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण का कार्य करता है कौन? अनुभाग 4। राजस्व परिषद एवं जिलों में भू अभिलेख के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? अनुभाग 4 पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। अनुभाग 4 और क्या काम करता है? इस अनुभाग में मंडल, जिला तथा तहसील के कार्यालयों से संबंधित समस्त कार्य देखे जाते हैं या किए जाते हैं। मंडल, जिला और तहसील कार्यालयों से संबंधित समस्त कार्य किए जाते हैं अनुभाग 4 में। अनुभाग 4 में ही आईएएस तथा पीसीएस अधिकारियों के सृजन का भी कार्य किया जाता है। अनुभाग 4 में ही लेखपाल जो बन के आएगा उसके प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं अनुभाग 4 के द्वारा किए जाते हैं। 5वां कार्य क्या है? वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराने का कार्य इसी अनुभाग द्वारा किया जाता है कि कितना आय व्यय है, कितना खर्च आएगा, क्या आएगा। तो वित्त आयोग को जो भी सूचना चाहिए होती है वो उपलब्ध कराए जाने का जो कार्य करता है अनुभाग 4 करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अनुभाग 5 का कार्य क्या है? पहला, प्रदेश में नए मंडल, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कोई नया मंडल बनना है, कोई जनपद नया बनाना है या तहसीलों के सृजन का कार्य करना है। इससे संबंधित जो कार्य हैं वो अनुभाग 5 के द्वारा देखे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। मतलब नए मंडल बनाना हो, जनपद बनाना हो, तहसीलों का सृजन करना हो, उनसे संबंधित जो मामले हैं वो कौन देखता है? अनुभाग 5 देखता है, ठीक। अगला, मंडल, जिला, तहसील के भवनों के निर्माण हेतु भूमि का आयोजन राजस्व विभाग का जो अनुभाग 5 है उसके द्वारा किया जाता है। मंडल, जिला, तहसील के जो भवन होंगे, मुख्यालय होंगे, जो भी होगा उनके लिए भूमि का आयोजन राजस्व अनुभाग 5 करता है, राजस्व विभाग का अनुभाग 5 करेगा, ठीक है। विभिन्न विभागों को राजस्व की भूमि उपलब्ध कराए जाने से संबंधित भी, यहां पे इतना ध्यान रखिएगा कि नए जनपद, तहसील, मंडल अगर प्रदेश में उनका सृजन किया जाना है या उनसे संबंधित कोई मामला है, चाहे 2 को तोड़ काट के बनाना है या कुछ भी करना है, अनुभाग 5 देखता है। बाकी उनके लिए मुख्यालय जो भी बनेंगे, भवनों के निर्माण के लिए जो सरकारी होंगे, अनुभाग 5 देखेगा। विभिन्न विभाग, अगर कोई भी दूसरा विभाग है उसको भी राजस्व की भूमि उपलब्ध कराए जाने से संबंधित कार्य है, अनुभाग 5 देखेगा। अंतरराष्ट्रीय, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत, नेपाल, चीन, तिब्बत सीमा विवाद संबंधी जो उत्तर प्रदेश का कार्य होगा वो कौन देखेगा? अनुभाग 5 ही देखेगा।
अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा भी अनुभाग 5 के द्वारा ही किया जाता है। अंतर प्रांतीय, जैसे दो प्रांतों में कोई प्रांत, जैसे उत्तराखंड हो गया, जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए प्रांत है, उनमें कोई विवाद है तो वो भी अनुभाग 5 के द्वारा ही देखा जाता है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नक्शे में दर्शित सीमांकन और प्रमाणीकरण का कार्य भी अनुभाग 5 के द्वारा किया जाता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाने वाले नक्शों में दर्शित सीमांकन एवं प्रमाणीकरण का कार्य भी कौन करता है? अनुभाग 5 करता है। एक बार में आपको याद नहीं होगा, 4-5 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, फिर आपको आसानी से याद हो जाएगी। या बार बार सुन लीजिए, वीडियो बार बार देखिए, याद हो जाएगा। अंतर जिला, तहसील और ग्राम से संबंधित विवादों को भी अनुभाग 5 देखता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या क्या 5 में हो रहा है। लगभग एक से मिलते हुए आ रहे हैं कि मतलब अंतर प्रांतीय विवाद देख रहा है, अंतरराष्ट्रीय विवाद देख रहा है जो यूपी की सीमा से संबंधित है, प्रदेश में नए मंडल बनाना है, मंडल, जिला, तहसील में कोई भवन का निर्माण करना है या अन्य विभाग को भूमि चाहिए कोई सरकारी कार्यालय खोलने के लिए, तो वो सब उपलब्ध कराने का काम अनुभाग 5 करता है। अनुभाग 6, राजस्व परिषद के लिए पदों के सृजन का काम कौन करता है? राजस्व अनुभाग 6। कितने पद कानून गो, राजस्व निरीक्षक के चाहिए, लेखपाल के चाहिए या कौन से पद चाहिए, लिपिक चाहिए, वो सब कौन करता है? राजस्व अनुभाग 6 करता है राजस्व परिषद के लिए। राजस्व परिषद के जो सदस्य हैं उनके कार्यों का विभाजन करने का काम भी 6 करता है। नजूल भूमि संबंधित का, नजूल भूमि का इतना ही मतलब है, मान लीजिए कहीं पे विद्रोह हुआ तो जो विद्रोही हैं जान बचाकर भाग गए, सरकार ने जमीन कब्जे में ले ली, वो नजूल भूमि कहलाती है। यानी जो सरकार के कब्जे में है तो उससे संबंधित कार्य भी देखे जाते हैं कि क्या करना है, पट्टा देना है, क्या करना है। भू राजस्व के अभ्यर्पण, छूट और मालिकाना हक संबंधी जो कार्य हैं वो राजस्व अनुभाग 6 देखता है। अभ्यर्पण का मतलब यहां पे है कि अपना जो मालिकाना हक है किसी दूसरे को देना, समर्पित करना या ट्रांसफर करना आप कह सकते हैं। छूट और मालिकाना संबंधी कार्य को भी अनुभाग 6 देखता है। रेलवे के अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त भी यही अनुभाग देखता है, पूरी भूमि का उत्तर प्रदेश। विस्थापित जो आते हैं, विस्थापितों की सहायता एवं पुनर्वास का कार्य अनुभाग द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विस्थापित बहुत हुए हैं महाराष्ट्र वगैरह से इस बार कोरोना काल में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विस्थापितों की सहायता एवं पुनर्वास का जो कार्य करता है राजस्व अनुभाग 6 करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां तक उम्मीद है एक प्रश्न इससे जरूर बनेगा। ठीक है, अनुभाग 7 देख लेते हैं। राजस्व वसूली से संबंधित कार्य जो है अनुभाग 7 देखता है। राजस्व वसूली से संबंधित कार्य अनुभाग 7 देखता है। एक ही महत्वपूर्ण काम है, आपको याद कर लेना है। अनुभाग 8 का एक काम है, चकबंदी से संबंधित कार्य देखने का काम कौन करता है? अनुभाग 8 करता है, ध्यान रखना है। अनुभाग 9 का काम क्या है? तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गो, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल इत्यादि के कार्य तथा उनकी सेवा नियमावली, उनमें संशोधन संबंधी कार्य होते हैं। तो लेखपाल सेवा नियमावली जो 2015 किसने तैयार करी है? अनुभाग 9 ने। चाहे वो तहसीलदार की सेवा नियमावली हो, नायब तहसीलदार की हो, कानून गो, राजस्व निरीक्षक या लेखपाल की हो, ठीक है, उनकी सेवा नियमावली जो तैयार करने का काम करना के कौन करता है? अनुभाग 9 करता है। कृषि गणना, खेतों की हदबंदी, दाखिल खारिज संबंधी कार्य और बंटवारा संबंधित कार्य को भी ये देखता है। अनुभाग 10 क्या करता है? निर्धारित मंडलों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने हेतु उनसे प्रार्थना पत्र व शिकायत लेने का काम करता है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई व्यक्ति उससे प्रभावित है, उनको सहायता देने हेतु उनसे प्रार्थना पत्र व शिकायत लेता है। ठीक है, यह अनुभाग दैवीय आपदा, वही प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए अनुदान हेतु जिलाधिकारी को धन आवंटित करने का काम करता है। तो राजस्व, अगर जिलाधिकारी कोई दैवीय आपदा या प्राकृतिक आपदा आई है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है तो जिलाधिकारी के खाते में जाता है। वो कौन करता है? अनुभाग 10 करता है। जिलाधिकारी को धन आवंटित करना है, कितना देना है। जिला बाढ़ नियंत्रण एवं आपदा सहायता कार्य सारे आपदा से संबंधित है, आप इनको देख लीजिएगा। अनुभाग 11 बाढ़ की वार्षिक जो समीक्षा करता है अनुभाग 11 करता है। यह दैनिक बाढ़ या बाढ़ की सूचना उपलब्ध कराता है कि आज बाढ़ कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है, क्या हुआ है। ठीक है, बाढ़ के समय की बात हो रही है। मौसम और किसी दशा से संबंधित रिपोर्ट का संकलन और प्रकाशन करने का काम अनुभाग 11 करता है। अगला, भुखमरी की सूचना संबंधी कार्य करता है और उसकी जांच की समीक्षा करने का भी काम करता है। कृषि विभाग से संबंधित सूचनाएं इकट्ठे करने का काम यही करता है।
अग्नि दुर्घटना हो जाती है, उसकी क्षति की सूचना और निर्देश तैयार करने का काम अनुभाग 11 ही करता है। शीतलहरी पाला में निगरानी रखने का काम भी अनुभाग 11 करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फसल तथा मौसम की सूचना का काम यही अनुभाग देखता है। सूखा के कारण अगर कोई क्षति हुई है तो यह अनुभाग देखता है और रिकमेंड करता है कि कितना पैसा देना है, क्या करना है, सब कुछ देखने का काम करता है। राजस्व अनुभाग 12, यह अनुभाग अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम का कार्य का नियमन करता है और उसके लिए अतिरिक्त घोषित भूमि का बंदोबस्त करने का काम करता है। 20 सूत्री, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्य का जो समन्वय करता है अनुभाग 12 करता है, जो 20 सूत्री कार्यक्रम का समन्वय है। परिवार नियोजन से संबंधित समस्त समन्वय का काम कौन करता है? अनुभाग 12। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप कह लीजिए दोनों है। ठीक है, तो परिवार नियोजन और 20 सूत्री कार्यक्रम अनुभाग 12 देखता है। अनुभाग 13 क्या देखता है? भूमि अध्याप्ति संबंधी कार्य भी राजस्व अनुभाग 13 देखता है। अनुभाग 14 सर्वेक्षण और अभिलेख संबंधी कार्य करने का काम करता है। भू राजस्व बंदोबस्त का कार्य भी देखता है ये। ठीक है, सब अलग अलग काम है, अगर एक एक को डिटेल में बताया जाएगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेना है। भूदान और ग्रामदान संबंधी कार्य कौन देखता है? अनुभाग 14 देखता है। ठीक है, मैप एवं रिकॉर्ड मैनुअल का पुनर्निरीक्षण करने का काम करता है। ठीक है, तो आज इतना ही पॉइंट है। इसके बाद हम लोग खतौनी, खसरा, नक्शा, डायरी, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। खसरा कैसे होता है, दाखिल खारिज क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। ग्राम समाज क्या है, ठीक है, ग्राम सभा क्या है, सभा और समाज और ये सब पंचायत, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, खतरा खसौनी को आपको दिखाएंगे कैसे होता है, कितने खाने होते हैं, क्या होता है, दाखिल खारिज क्या होता है, लेखपाल की डायरी क्या होती है, उससे संबंधित उन कौन कौन से चिन्हों का प्रयोग करता है, इन सब का अगले वीडियो में। तो लेक्चर 2 आप देखिएगा, उसके बाद आपको अगला वीडियो मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।